हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है। अगर विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख सकते हैं। उसमें प्रश्न आया है कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। ओके, तो यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्ज़ाम में इस बार आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखो। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको समझ में आएगा। ओके, आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि कौन सा प्रश्न है जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो प्रश्न है, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। क्या लिखेंगे? द्विवेदी युग की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग देना है राष्ट्रीय प्रेम की भावना। ओके, क्या हेडिंग देंगे? राष्ट्रीय प्रेम की भावना। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों की रचनाओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाई देता है। उन्होंने इस काल में जितनी भी कविताएं लिखी, जितने भी साहित्य की रचना की, उनमें राष्ट्र के प्रति प्रेम अवश्य ही दिखाई देता है। ओके, तो राष्ट्रीय प्रेम की भावना जो है वह द्विवेदी युग के साहित्य बोलो या काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आता है अगला विशेषता, नारी के पीड़ाओं का वर्णन। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग के साहित्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने तत्कालीन समाज में नारियों के पीड़ाओं का वर्णन अपने काव्यों में किया है। ओके, अतः हम कह सकते हैं कि नारी के पीड़ाओं का वर्णन भी द्विवेदी युग के काव्य या साहित्य की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आता है अंधविश्वास का विरोध। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग में जितने भी कवि हुए या साहित्यकार हुए, सभी ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास का विरोध किया। इसके अलावा इस काल के कवियों ने समाज की रूढ़ियों पर भी तीखा प्रहार किया। कहने का मतलब यह है कि जितने भी द्विवेदी युगीन कालीन कवि थे, उन सभी कवियों ने, उन सभी साहित्यकारों ने समाज में फैले हुए अंधविश्वास को उन्होंने अपने काव्यों के माध्यम से विरोध करते हैं। साथ ही साथ इन कवियों ने समाज की रूढ़ियों पर भी तीखा प्रहार अपने काव्यों के माध्यम से करते हैं। ओके, तो अंधविश्वास का विरोध भी द्विवेदी युगीन साहित्य या काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद आता है मानवतावादी दृष्टिकोण। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग की काव्य या साहित्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने मानवतावादी दृष्टिकोण का वर्णन अपने काव्यों में किया। मानवतावादी दृष्टिकोण क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इस काल के कवियों ने अपने काव्यों में मानव के प्रति प्रेम को ज़्यादा दिखाया है। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि इस काल के कवियों के काव्य में मानव के प्रति प्रेम काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। अतः हम कह सकते हैं कि मानवतावादी दृष्टिकोण जो है द्विवेदी युगीन साहित्य या काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। इसके बाद आता है खड़ी बोली का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया। यानी कि इस काल में जितने भी काव्यों की रचना हुई, वो उन सभी काव्यों में, उन सभी रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ था। ओके, इसके बाद आता है प्रकृति चित्रण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रकृति का चित्रण भी द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के जितने भी कवि थे, उन सभी कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्यों के माध्यम से प्रकृति का चित्रण बहुत ही मनोरम और सुंदर ढंग से अपने काव्यों में करते हैं। इसके बाद आता है दहेज प्रथा का
वर्णन। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग में ऐसे बहुत से कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में दहेज प्रथा का वर्णन किया। अतः हम कह सकते हैं कि दहेज प्रथा का वर्णन भी द्विवेदी युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक रहा है। ओके, इसके बाद आता है छुआछूत की भावना को समाज के सामने लाने का प्रयास। इस हेडिंग के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे? इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि छुआछूत की भावना को समाज के सामने लाने का प्रयास द्विवेदी युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में फैले हुए छुआछूत की भावनाओं को समाज के सभी लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। उनका मानना था कि समाज में इस तरह का छुआछूत की जो भावना है समाज के लिए ठीक नहीं है, अतः हमें इससे समाज से उखाड़ करके फेंकना है। अर्थात छुआछूत की जो भावनाएं हैं वह समाज से हमें दूर उखाड़ करके फेंकना है। इस तरह की भावनाओं को लोगों को अपने मन के अंदर पनपना नहीं चाहिए। ऐसा सोच था द्विवेदी युगीन साहित्य के जो कवि थे। वे अपने कविताओं के माध्यम से, वे अपने साहित्य के माध्यम से चाहते थे कि समाज में फैले हुए जो छुआछूत की भावना हो उसको कितना जल्दी से जल्दी दूर फेंका जा सके, यानी हटाया जा सके, समाज से मुक्त किया जा सके। ओके, इसके बाद आता है नारी चेतना का वर्णन। ओके, इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि नारी चेतना का वर्णन भी द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषताएं हैं, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नारी की चेतना का वर्णन भी किया है। ओके, इसके बाद आता है छंद का प्रयोग। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युगीन साहित्य की विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचना में छंद का प्रयोग करते थे ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। देखिए, किसी भी काव्य में या किसी भी रचना में छंद का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि काव्य को या रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। छंद का प्रयोग और अलंकार का भी प्रयोग होता है ताकि रचना को और भी प्रभावशाली बनाया जा सके। इसके बाद आता है नैतिकता और आदर्शवाद पर जोड़। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि द्विवेदी युग में जितने भी कवि थे उन सभी कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से नैतिकता और आदर्शवाद पर काफ़ी जोर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि नैतिकता और आदर्शवाद पर जोड़ द्विवेदी युगीन साहित्य की या काव्य की प्रमुख विशेषता है। ओके, इसके बाद आई थिंक जो है आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा कि द्विवेदी युगीन साहित्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, और जिस तरह से मैंने हेडिंग के अंतर्गत बताया है जो भी पॉइंट उसको याद करने हैं। ओके, पॉइंट जरूर याद करने हैं, क्योंकि पॉइंट याद रहेंगे तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ओके, और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैंने कुछ द्विवेदी युगीन साहित्य के कवियों का नाम लिखा है, जिसमें मैंने 3 नाम काफ़ी प्रमुख है, जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्र शुक्ला। ये तीनों ही द्विवेदी युग के साहित्य के बोलो या काव्य के बोलो ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। ओके, तो नाम याद होना बहुत ज़रूरी है इस काल के कवियों का। कौन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और रामचंद्र शुक्ला। और इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेम्बर्स बन सकते हैं। और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आते हैं मैं इसका PDF आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और जो भी न्यू व्यूअर्स हैं जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक से देना ना भूले। ओके, और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो प्लेलिस्ट में बना के सजा कर रखा है ताकि आप लोगों को सुविधा हो, और अगर वो सारे वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आई थिंक जो है आप इस सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, और भी इस सब्जेक्ट के वीडियो आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।